नदी में जादुई मखमली लहंगों का पेड़। मोती नगर गांव में रचना नाम की लड़की अपनी मां पार्वती के साथ रहती थी। रचना बहुत ही गरीब थी क्योंकि रचना के पिता के देहांत के बाद उसकी मां घर चलाने के लिए सिलाई का काम किया करती थी और रचना बचपन से ही अपनी मां को सिलाई करता देख रही थी, जिससे कि वह भी अब सिलाई करना सीख जाती है और वह भी अपनी मां की सिलाई में कभी कभी मदद कर दिया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और अब समय के साथ साथ रचना भी बड़ी हो जाती है। लेकिन एक दिन पार्वती की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाती है और वह कुछ ही दिनों में अपना दम तोड़ देती है, जिसे देखकर रचना फूट फूट कर रोने लग जाती है। माँ, अब मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? पहले पिताजी मुझे छोड़कर चले गए और आप भी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, कैसे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? इतना कहकर रचना फूट फूट कर रोने लग जाती है। वक्त के साथ रचना अपने आप को संभालते हुए अपनी माँ की तरह ही सिलाई करके किसी तरह अपना पेट भरने लगती है। तभी एक दिन गांव की मुखिया की बीबी अनुराधा उसके घर आती है और उससे कहती है, अरे ओ रचना, रचना कहाँ हो तुम? अरे हाँ हाँ काकी, अंदर आ जाइए। अरे रचना, मैं तो तुझसे यह पूछने आई थी कि तूने मेरी बेटी काजल का लहंगा सिल दिया है ना, क्योंकि आज रात में ही उसकी सगाई है। हाँ हाँ काकी, मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैंने काजल का लहंगा पहले ही सिल दिया है। भला मैं अपनी दोस्त की सगाई कैसे भूल सकती हूँ? अच्छा, तो क्या तुम भी सगाई में आ रही हो? हाँ काकी, सगाई होने से पहले मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा ढंग से कपड़े पहन कर आना, वहाँ आकर मेरी नाक मत कटवा देना। वैसे भी अगर ढंग के कपड़े पहन कर आओगी तो शायद सगाई में आए किसी लड़के की नजर तुम पर पड़ जाए और वे तुम्हारे जैसे गरीब लड़की से शादी कर ले, वरना आजकल तो तुम्हारी जैसी गरीब लड़कियों से शादी करता ही कौन है। ऊपर से तुम अनाथ भी हो, इसलिए मुझे तो कभी कभी तुम पर बहुत तरस आता है। चलो बेटी, अब मैं चलती हूँ, मुझे अभी बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। इतना कहकर अनुराधा वहाँ से चली जाती है। लेकिन अनुराधा की ऐसी बातें सुनकर रचना को बहुत ही दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू छलक उठते हैं। उसी दिन शाम को जब रचना अपने पुराने से कपड़े पहनकर काजल की सगाई में जाती है तो वहाँ पर आए सभी लोग रचना का मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी उनमें से कावेरी नाम की औरत कहती है, अरे ओ रचना, ये कैसा फटीचर से कपड़े पहन कर आई हो अपनी दोस्त की शादी में? तूने तो अपनी दोस्त की नाक ही कटवा दी, पता नहीं कहां कहां से मुंह उठा के आ जाते हैं। अरे ओ मनहूस लड़की, मैंने तुझे कहा था ना कि यहाँ पर ढंग के कपड़े पहन कर आना, तेरी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है। अरे तुम्हारी खुद की तो शादी हो नहीं रही है, तो क्या तुम अब हमारी बेटी की भी शादी तोड़ने आई हो यहाँ पर? अरे अनुराधा, ये कैसे कैसे लोगों को बुलाया है आपने अपने घर पर? अरे ऐसी भिखारियों के बीच हम तो नहीं रह सकते। अरे ओ महारानी, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? इतनी बेइज्जती के बाद भी यहीं खड़ी है, चल जा अब यहाँ से। अनुराधा की ऐसी बातें सुनकर रचना वहाँ से रोते हुए पहाड़ी के पास वाली नदी के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, अब बहुत हो गया, अब मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं लोगों के और ताने नहीं सुन सकती, इसलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान देने जा रही हूँ। इतना कहकर रचना उस नदी में कूदने जा रही होती है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है और उस नदी में से एक जादुई मखमली लहंगों का पेड़ निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर रचना बहुत ही हैरान हो जाती है। अरे यह क्या? यह अचानक से इस नदी के अंदर यह पेड़ कहाँ से आ गया? सुनो रचना, तुम इस पेड़ के पास आओ। इतना सुनकर रचना उस नदी के बीचों बीच उस जादुई लहंगे के पेड़ के पास चली जाती है। रचना, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो एक जादुई लहंगों का पेड़ हूँ और मैंने तुम्हें यहाँ इस तरह अकेले रोता देखा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया
और तुम्हारी मदद करने के लिए बाहर आ गया। तो बताओ तुम क्यों परेशान हो? क्या जादुई लहंगों का पेड़? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। हे जादुई पेड़, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है और मैं बहुत ही गरीब हूँ। जैसे तैसे करके मैं अपना पेट भर पाती हूँ, लेकिन इन गांव के लोगों से यह भी देखा नहीं जाता, इसलिए वे लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं और शादी ना होने का ताना भी मारते रहते हैं। रचना, तुम चिंता मत करो, तुम इस पेड़ से एक जादुई मखमली लहंगा ले सकती हो और यह जादुई मखमली लहंगा तुम्हारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा और यह तुम्हें खूब सारे पैसे और गहने भी देगा। इस जादुई लहंगे से तुम अपनी जिंदगी को खुशी से बिता सकती हो। इतना बोलकर वह पेड़ रचना को एक जादुई लहंगा देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ जी, आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। इतना कहकर रचना उस जादुई लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर उस लहंगे से कहती है, हे जादुई लहंगे, क्या तुम मुझे बहुत सारे पैसे दे सकते हो? रचना के इतना कहते ही उस लहंगे में से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी के साथ उस लहंगों में से खूब सारे नोटों की गड्डियां निकलनी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर रचना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है, अरे वाह, यह लहंगा तो सच में एक जादुई लहंगा है। अब मैं इसकी मदद से अपनी सारी मुश्किलों को दूर कर पाऊंगी। चलो, उससे पहले मैं इस लहंगे को एक बार पहन कर भी देखती हूँ कि यह और क्या क्या चमत्कार कर सकता है। उसके बाद रचना जैसे ही उस जादुई मखमली लहंगे को पहनती है, तब वह बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। रचना अपने आप को शीशे में देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है, अरे वाह, क्या बात है, इस लहंगे ने तो मेरा पूरा रंग रूप ही बदल दिया। अब तो मैं स्वर्ग की अप्सरा के जैसे खूबसूरत लग रही हूँ, लेकिन शायद मेरे शरीर पर किसी चीज की कमी तो लग रही है। रचना इतना बोल ही रही थी कि तभी रचना सोने के गहनों से सज जाती है और इसी तरह रचना उस जादुई लहंगों से अपने लिए एक बड़ा सा घर मांगती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ ही दिनों बाद एक बहुत ही अमीर घर से रचना के लिए रिश्ता आता है और कुछ ही दिनों में रचना की शादी राघव नाम के एक लड़के से तय हो जाती है और फिर बहुत ही धूमधाम से रचना की शादी हो जाती है। लेकिन उसकी इस कामयाबी को देखकर गांव के कई लोग उससे जलने लगते हैं, लेकिन अब रचना को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो अपने ससुराल में जाकर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है और उस लहंगे की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद भी किया करती है और इस तरह से उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने वाले लोगों के मुंह पर ताला भी लग जाता है। सोने और चांदी की साड़ी का जादू। सूरजपुर गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। अंजलि जब बहुत छोटी थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद अंजलि अपने चाचा चाची के साथ उनके घर में रहती थी। वह दिखने में काली और बदसूरत थी। वहीं उसकी चाची की बेटी राशि दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसका चेहरा दूध सा सफेद था, जिस वजह से राशि को अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वहीं अंजलि सांवली थी। उसके चेहरे पर काफी दाग धब्बे भी थे, जिस वजह से हर कोई अंजलि का मजाक उड़ाते रहता था। लेकिन अंजलि कभी भी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती थी। अंजलि बहुत ही मेहनती लड़की थी। वह पूरे दिन घर के कामों में लगी रहती थी, लेकिन फिर भी उस घर में अंजलि को तानों के सिवा कुछ नहीं मिलता था। अंजलि अपनी फूटी किस्मत पर रोकर फिर से अपने कामों में जुट जाती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन राशि की बहुत ही अच्छे परिवार में शादी तय हो गई। घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन अंजलि घर के कामों में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि उसे कुछ खरीदने का टाइम ही नहीं मिलता है। फिर वो अपनी चाची के पास जाकर बोलती है, चाची जी, 2 दिन बाद ही राशि की शादी है और मेरे पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है।
आखिर राशि की शादी वाले दिन मैं क्या पहनूंगी? चाची जी, अगर आप बाजार जा रही हैं तो कृपया मेरे लिए भी कोई सस्ती सी फ्रॉक ला दीजिएगा। अंजलि की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और उसकी चाची कहती है, क्या कहा? जरा फिर से कहना। मैं तुझ जैसी अनाथ और काली कलयुटी के लिए शॉपिंग करके लाऊंगी? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैंने तुझे अपने घर में रहने के लिए पनाह क्या दे दिया? तू तो खुद को इस घर की बेटी ही समझने लगी। काली बंदरिया, तूने अपनी शक्ल आईने में देखी है? तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है, नौकरानी, समझी? मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है और वो है मेरी राशि बेटी। जरा उसकी तरफ देख, कितनी सुंदर है मेरी बेटी। वैसे अंजलि, बुरा न मान तो तुझसे एक बात बोलूं? तू चाहे नई फ्रॉक पहन या पुरानी, लगनी तो वैसी ही है जैसी तू है, काली और बदसूरत। तू फ्रॉक पहनकर कोई सुंदर तो नहीं हो जाएगी, फिर फालतू में पैसे खर्च क्यों करवाना? क्यों माँ, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे वाह मेरी बेटी, कितनी समझदार हो गई है। सुंदर के साथ साथ अक्लमंदी में भी कोई कमी नहीं है मेरी बेटी में। और सुन काली बंदरिया, मेरी बेटी बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम्हें मेरी बेटी के शादी में शामिल होना है तो मेरी बेटी का कोई पुराना फ्रॉक पहन लेना। अब जा यहाँ से, हम सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना ला, साथ में पकौड़े भी बना लियो। अंजलि आज तक हमेशा से सबकी बातें चुपचाप सहती आ रही थी, लेकिन उसे आज इन सब बातों का बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए बोलती है, चाची जी, आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ ना। और वैसे भी मेरे माँ बाबा के मर जाने के बाद आप ही अपने साथ मुझे लेकर यहाँ आई थी। मैं तो खुद से यहाँ नहीं आई थी ना, फिर आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? मैं आपके प्यार के लिए हमेशा से आपकी सारी बातें मानती हूँ, अकेले घर का सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं समझ गई हूँ आप मुझे कभी प्यार नहीं करेंगी, चाहे मैं आपके लिए कितना भी कुछ क्यों न कर दूँ। इतना बोलकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। तभी राशि अपनी माँ से बोलती है, माँ, मैं आपसे पहले ही बोल रही हूँ, मेरी शादी में ये बदसूरत कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। मेरे ससुराल वालों ने अगर इसे देख लिया फिर वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हमारी कितनी बेइज्जती होगी। वैसे भी आजकल इस काली की जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है, इसका जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो बेटी, ये सब अब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बस अपनी शादी पर ध्यान दो। उसके बाद अंजलि सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। अगले दिन राशि अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुलाती है। घर का सारा काम अंजलि ही देखती है, इसीलिए वो राशि के दोस्तों के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है। अंजलि को देखते ही राशि की दोस्त कहती है, अरे राशि, तूने अपने घर में ये कैसा नौकर रख रखा है? छी, कितनी गंदी दिख रही है ये। हाँ यार राशि, मैं तो इसके हाथ का बना चाय भी नहीं पीऊंगी, मुझे काले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। यह सब सुनकर अंजलि कहती है, क्या काले लोग इंसान नहीं होते? उनके अंदर दिल नहीं होता? और हाँ, मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं राशि की चचेरी बहन हूँ। इतना बोलकर अंजलि वहाँ से चली जाती है। छी यार, ये इतनी बदसूरत और बदतमीज लड़की तुम्हारी चचेरी बहन है। आई हेट ब्लैक पीपल। पर तू तो कह रही थी कि ये इस घर की नौकरानी है। चल कोई बात नहीं, हमें लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए, बाय। इतना बोलकर राशि की दोनों दोस्त वहाँ से चली जाती है। यह सब देखकर राशि को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। दोस्तों के जाते ही वो जोर जोर से आवाज लगाकर अपनी माँ को बुलाती है। क्या हो गया बेटा, क्यों पूरे घर को सिर पर उठा रखा है? माँ, अब बहुत हुआ, आज तो इस कलमुही ने सारी हदें ही पार कर दी। माँ, आज इसने मेरे दोस्तों के सामने मेरी खूब बेइज्जती करवा दी। फिर राशि रोते हुए अपनी माँ को सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर उसकी माँ को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह अंजलि की खूब पिटाई कर देती है। आज तेरी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए, ये मैं हरगिज नहीं देख सकती। तुझे किसने कहा था बाहर नाश्ता लेकर आने के लिए? तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आती है कि हमने तुझे कितनी बार समझाया है कि अगर घर में कोई नया मेहमान आए तो तू बाहर नहीं
आएगी। तू बस नाश्ता बनाकर रख देगी और कोई और उसे लेकर आ जाता, लेकिन नहीं, तुझे तो हमारी बेइज्जती करवाने में मजा आता है ना। राशि, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मैं अब से कभी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊंगी। माफी और तुझे? माँ, अभी के अभी इस काली बंदरिया को घर से बाहर निकाल दीजिए। इसकी वजह से हर जगह हमारी बेइज्जती ही होती है। नहीं नहीं राशि, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर मैं इस घर को छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मेरा आप लोगों के सिवा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे माफ कर दो। आप बोलेंगे तो मैं राशि की शादी में भी नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। मेरा इस घर के सिवा कोई ठिकाना नहीं है। प्लीज चाची जी। अंजलि अपनी चाची और बहन के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन वे लोग अंजलि का एक नहीं सुनते और उसे धक्के देकर घर से निकाल देते हैं। बेचारी अंजलि रोते रोते वहाँ से चली जाती है और दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है। माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। अगर आप लोग मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जाते तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। अब मैं इतनी बदसूरत हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? हर कोई मेरा इतना मजाक उड़ाता है और मेरे साथ इतना गंदा सलूक करते हैं। आपने मुझे इतना बदसूरत क्यों जन्म दिया माँ? मैं अकेले यहाँ रहकर क्या करूँ? मैं भी आप लोगों के पास आना चाहती हूँ। मैं यहाँ अकेले रहकर क्या करूँगी? मैं मरना चाहती हूँ माँ। कम से कम मरने के बाद तो मेरी आत्मा को चैन आ जाएगा। फिर उसके बाद तो कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा ना, नहीं कोई मुझे काली बंदरिया कहकर चिढ़ाएगा। ऐसा बोलकर अंजलि रो ही रही थी, तभी उसकी नजर दो साड़ी पर जाती है, जिसमें से एक साड़ी चांदी की तरह चमक रही थी तो दूसरी सोने की तरह। अंजलि उस साड़ी के पास जाती है। यह तो सोने और चांदी की साड़ी है। इस सुनसान जंगल में आखिर यह किसका हो सकता है? अंजलि इधर उधर देख ही रही थी कि तभी वहाँ एक परी प्रकट होती है। अंजलि, अगर ये साड़ी तुम्हें दिखाई दे रहा है तो जरूर यह साड़ी तुमसे कुछ कहना चाहती है। भला साड़ी मुझसे क्या कहना चाहती है? ये आप क्या कह रहे हैं परी जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अंजलि, तुम्हारे सामने एक जादुई सोने की साड़ी और दूसरी जादुई चांदी की साड़ी है। अगर तुम जादुई सोने की साड़ी को चुनती हो तो उससे तुम बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाओगी और यह जादुई सोने की साड़ी तुम्हें बहुत ही ज्यादा धन दौलत देकर तुम्हें बहुत अमीर बना देगी। अगर तुमने चांदी की साड़ी चुनी तो तुम्हारी शक्तियों से उस गांव के सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे जो बिना मौत के महामारी से मर रहे हैं। अब तुम बताओ, तुम सोने और चांदी की साड़ी में से कौन सा साड़ी चुनना चाहती हो? परी जी, मैं उन बेकसूर लोगों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस जादुई चांदी की साड़ी को चुनती हूँ ताकि मुझे मिलने वाली शक्तियों से उस गांव के लोग इस भयंकर महामारी से मुक्त हो सके। मुझे सुंदरता, धन दौलत यह सब कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ हमेशा कहती थी, इंसान की असली सुंदरता उसके रंगों से नहीं बल्कि उनके अच्छे कर्मों से होता है। अंजलि का इतना सरल स्वभाव और इतना उदार भाव देखकर परी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह उसे जादुई चांदी की साड़ी दे देती है। जादुई चांदी की साड़ी पहनते ही अंजलि बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देख के अंजलि चौंक जाती है। तभी परी अंजलि से कहती है, अंजलि, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी जिसमें तुम पूरी तरह से खरी उतरी। अब तुम इस जादुई साड़ी से जो भी चाहो मांग सकती हो। अंजलि परी का बहुत धन्यवाद करती है और जादुई साड़ी से अपने लिए खूब सारा धन दौलत मांगकर एक बहुत ही बड़े आलीशान घर में रहने लगती है। अब अंजलि के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह अब इतनी सुंदर हो चुकी थी कि हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते थे। जल्दी ही उसने करण नाम के लड़के से शादी कर खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।
इधर जब अंजलि के बारे में उसकी चाची और उसकी बहन को पता चलता है तो वो दोनों उसका पता लगाने उसके घर जाते हैं और छुपकर सब पता लगा लेते हैं। अच्छा, तो ये सब इस जादुई साड़ी का कमाल है। मैं अभी इस जादुई साड़ी को ही चुरा लेती हूँ। और फिर दोनों माँ बेटी चुपके से अंजलि के घर में जाकर उसका जादुई चांदी की साड़ी चुरा लेती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। अब देखना बेटी, मैं भी इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। हे जादुई चांदी की साड़ी, हमें दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दे। तभी राशि और राशि की माँ बहुत ही ज्यादा काली और बदसूरत लड़की में बदल जाती है। मूर्ख औरत, ये जादुई चांदी की साड़ी है और यह मजबूर और नेक लोगों की ही मदद करती है, तुम जैसी लालचियों की नहीं। अब से तुम लोग हमेशा के लिए ऐसे ही बदसूरत रहोगी। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे ना, फिर तुम्हें एहसास होगा कि किसी का मजाक उड़ाने से उस पर क्या गुजरती है और यही तुम्हारी सजा है। इतना बोलकर वह जादुई चांदी की साड़ी हवा में उड़ते हुए अंजलि के घर वापस आ जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हो ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।